हिजबुल्लाह आपके सामने जब ये नाम आता है तो भारत में बहुत सारे लोग इससे बहुत सीधे कनेक्ट नहीं कर पाते, लेकिन आपको जैसे कहें तालिबान तो तुरंत बात समझ में आती है। हिजबुल्लाह को आप ऐसा ही समझ लीजिए कि तालिबान का एक अलग परिप्रेक्ष्य में एकदम वैसा ही स्वरूप देखने को मिलता है। लेबनान के लिहाज से भी हिजबुल्लाह के खत्म होने या उसकी ताकत के खत्म होने के मायने क्या है, ईरान कैसे समर्थन करता रहा, क्यों करता रहा, हिजबुल्लाह चीफ का मारा जाना ये क्यों महत्वपूर्ण है इजराइल के लिए, बहुत सारे सवाल हैं। लेकिन उससे बड़ा सवाल है हिजबुल्लाह से हमदर्दी क्यों ये भारत में देखने को मिलती है, इसके राजनीतिक मायने क्या है और कौन लोग खुश होते हैं। ठीक है, वहाँ जो चल रहा है वो चल रहा है, उसका असर भारत की सियासत पर कैसे पड़ता है, आज भारत का सवाल में इसे समझेंगे। कई मेहमान मेरे साथ जुड़ेंगे। इजराइल ने लेबनान की राजधानी बेरूत पर एयर स्ट्राइक कर हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह को मार गिराया था और इसके बाद उनके चचेरे भाई हाशिम सफीद्दीन को हिजबुल्लाह चीफ घोषित किया गया। नसरल्लाह की मौत का भारत तक कैसे मामला पहुंचा है, किस तरह इसका असर हुआ है। जम्मू कश्मीर के साथ साथ उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी हिजबुल्लाह के समर्थन और इजराइल के विरोध में प्रदर्शन होते दिखाई दिए। इस विरोध को हवा तब मिली जब पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने आतंकी नसरल्लाह को शहीद बताकर दुखी होने की बात कही। हालांकि इस मामले को लेकर जम्मू में पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ बजरंग दल का प्रदर्शन भी देखने को मिला। भारत में हिजबुल्लाह के समर्थन ने एक नई बहस को जन्म दिया है। इसी पर चर्चा करेंगे अपने मेहमानों के साथ, लेकिन उसके पहले ये रिपोर्ट। इजराइल के खिलाफ पोस्टर और मुर्दाबाद के नारे लगाते लोग। दृश्य किसी विदेशी जमीन का नहीं बल्कि भारत का है, वो भी जम्मू कश्मीर और यूपी की राजधानी लखनऊ का। हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह की मौत के बाद कई लोग इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन करने सड़कों पर उतरे। आपको बता दें कि इजराइल ने आईडीएफ द्वारा किए गए मिसाइल अटैक में हसन नसरल्लाह के साथ साथ हिजबुल्लाह के कई टॉप कमांडर्स को मौत के घाट उतार दिया है। आतंकी संगठन हिजबुल्लाह पर प्रेम जताते हुए कश्मीर में पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आतंकी नसरल्लाह को शहीद बताते हुए मातम मनाया। सबसे पहले महबूबा मुफ्ती ने बयान जारी किया, अब इल्तिजा मुफ्ती ने दर्द बयां किया है। आप जानते हैं नसरुल्लाह साहब ने जहां भी आज़ाब शिकस्त जुल्म हो रहा था, खास तौर से गाजा में, उनने उन लोगों के लिए लड़ा जो उनके थे भी नहीं। He wasn't even from there. So hearts are heavy and people here should have the right to protest. अगर वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आपको क्या प्रॉब्लम है? नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमपी अगारुल्लाह मेहंदी ने भी आतंकी हसन नसरुल्लाह को मजलूमों और पीड़ितों का रहनुमा बताया। चाहे कभी शहीद इस्माइल हानिया को शहीद किया जाता है, कभी हसन नसरुल्लाह को शहीद किया जाता, तो ये फलस्तीन के मजलूमों की जो लड़ाई है उसमें जो रीढ़ की हड्डी है उसको तोड़ना चाहते हैं, उसे कमजोर करना चाहते हैं। कश्मीरी नेताओं के आतंकी प्रेम को लेकर जम्मू में राष्ट्रीय बजरंग दल ने महबूबा मुफ्ती और नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया है और नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी का पुतला भी फूंका है। राष्ट्रीय बजरंग दल के प्रांतीय प्रधान राकेश बजरंगी ने कहा कि महबूबा मुफ्ती का आतंकी प्रेम जग जाहिर है। कमांडर जो है हिजबुल्लाह ग्रुप का, जिसका नाम है हसन नसरुल्लाह, वो इजराइल के द्वारा मार गिराया गया और उसके मारे जाने के बाद कश्मीर के अंदर महबूबा मुफ्ती ट्वीट करती है कि वो उसके शोक में जो है और उसको शहीद बोलती है और उसके शोक में जो है अपनी पार्टी की कैंपेनिंग जो है, जो इलेक्शन चल रहे हैं उसकी कैंपेनिंग पूरे दिन के लिए स्थगित कर देती है। बता दें कि 30 साल तक हिजबुल्लाह चीफ की भूमिका निभाने वाले हसन नसरल्लाह के मारे जाने के बाद यूपी के लखनऊ में बड़े इमामबाड़े से लेकर छोटे इमामबाड़े तक बड़ी संख्या में लोगों ने मार्च निकाला। जम्मू कश्मीर में भी खूब प्रदर्शन हुआ। लोगों ने हिजबुल्लाह के मुजाहिदीनों के समर्थन में नारेबाजी की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। मैंने आपसे शुरुआत में ही कहा कि इस मामले में जानकारियां बहुत ज़रूरी हैं, इस पर बहस से ज़्यादा ज़रूरी है इसको समझा जाए
तो हिजबुल्लाह मैंने शुरुआत में भी आपसे कहा कि इससे सीधे कनेक्ट कर पाना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि खबरें जैसी आप पढ़ते हैं, जो नैरेटिव पढ़ते हैं, उसके हिसाब से आपको बात समझ में आती है। तालिबान सुनते ही आपको समझ में आ जाता है। अच्छा, कुछ जगहों पर इसको ओसामा बिन लादेन को मार गिराया गया था जिस तरीके से, उतनी बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है अगर आप इजराइल के दृष्टिकोण से देखें तो। जैसा अमेरिका खुश हुआ था, इजराइल में भी आप खुशी का वो माहौल देखते हैं। इसकी क्या वजह है, इसको ज़रा डिटेल में समझेंगे। बड़ा सीनियर पैनल मेरे साथ मौजूद है इस पर बात करने के लिए। मेजर जनरल पीके सहगल साहब रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर मेरे साथ जुड़ रहे हैं। संजीव श्रीवास्तव जी जो कि फॉरेन अफेयर्स के जाने माने एक्सपर्ट हैं, वो मेरे साथ जुड़ रहे हैं। इसी तरह जाने माने इस्लामिक स्कॉलर मौलाना अजीम हुसैन साहब मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। मेजर जनरल सहगल, शुरुआत में आपसे करना चाहूँगा, मुझे ये बताएं कि नसरल्लाह, इसका मारा जाना, इसको कुछ लोग कुछ एनालिस्ट कहते हैं कि ओसामा बिन लादेन के मारे जाने के बराबर है, लेकिन क्योंकि भारत में उसको लेकर अभी हिजबुल्लाह को लेकर उतनी जानते, हम तालिबान को, अलकायदा को जितना समझते थे, हिजबुल्लाह को उतना नहीं जानते थे। उसका असर एक अलग तरीके से इजराइल और उनके डिफरेंसेस जो हैं वो वहाँ पर ज़्यादा समझे जाते हैं। तो थोड़ा सा बताएं, नसरल्लाह, हिजबुल्लाह और नसरल्लाह का मारा जाना वो कितनी बड़ी कामयाबी वैश्विक पटल पर भी देखी जाएगी? देखो, जहाँ तक वेस्टर्न वर्ल्ड का ताल्लुक है और जहाँ तक इजराइल का ताल्लुक है, उनके लिए तो बहुत खुशी की लहर है। दिस इज द बिगेस्ट अचीवमेंट जहाँ तक इजराइल का ताल्लुक है और अमेरिका का ताल्लुक है। अमेरिका ने, जो बाइडेन ने भी साफ तौर पे कहा कि जस्टिस हैज बीन मेट। इसका नसरुल्लाह का मारा जाना जो है, बहुत देर से इसकी कोशिश की जा रही थी। 32 साल से ये हिजबुल्लाह का चीफ था और बहुत बड़े पैमाने पर इसने इजरायलीज को और अमेरिकन को और कई और लोगों को मारा। कई जगह पर बड़े सारे हादसे हुए। उन हादसों में बिल्कुल उसी माफी का इन्वॉल्व था। जैसे हिंदुस्तान में हादसे कश्मीर में होते तो आप कहते हैं पाकिस्तान के आकाज इन्वॉल्व है, हिजबुल मुजाहिदीन इन्वॉल्व है, क्या कहते हैं एलईटी इन्वॉल्व है, जैश ए मोहम्मद इन्वॉल्व है। इसी माफी वहाँ जितने भी हादसे बड़े हुए उसमें बहुत बड़े पैमाने पर हिजबुल्लाह इन्वॉल्व था। लेकिन जहाँ तक यूएन का ताल्लुक है, यूएन ने अभी तक हिंदुस्तान की तमाम कोशिशों के बाद अभी तक डिफाइन नहीं किया कि टेररिज्म क्या है और टेररिस्ट क्या है। जो 7 अक्टूबर को हुआ हमास के द्वारा, उसको सारी दुनिया ने कंडेम किया, बहुत ही निंदनीय था। लेकिन उसकी जवाबी कार्रवाई जो इजराइल कर रहा है, उससे बहुत बड़े पैमाने पर सहानुभूति उठ खड़ी हुई है, हमास के लिए भी, वहाँ के गाजा के लोगों के लिए भी, लेबनान के लोगों के लिए भी और हिजबुल्लाह के लिए भी। बिकॉज वास्तव में जो इजराइल ने किया है, बहुत बड़े पैमाने पर बच्चों को मारा है, औरतों को मारा है, बूढ़ों को मारा है और सिविलियन जो है बहुत बड़े पैमाने पर उनको नुकसान हुआ है। साथ ही साथ उन्होंने मॉस्क को गिरा दिया है, स्कूलों को खा दिया, हॉस्पिटल को बर्बाद किया है। इसलिए बहुत बड़े पैमाने पर लोग जो है काफ़ी से बड़े इजराइल को कंडेम कर रहे थे। सिक्योरिटी काउंसिल ने कंडेम किया, ग्लोबल साउथ ने कंडेम किया, बहुत सारे वेस्टर्न वर्ल्ड के भी, अमेरिका और ब्रिटेन को छोड़ के शुरू में जर्मनी, फ्रांस, इटली वगैरह सब ने कंडेम किया था। लेकिन बाद में सारे के सारे ये कहने लगे कि जो नेतन्याहू कर रहे हैं वास्तव में हर रेड लाइन को क्रॉस कर गए, हर इंटरनेशनल नियम को क्रॉस कर गए, जिसकी वजह से जबरदस्त सहानुभूति इसके लिए होनी शुरू हो गई। ये एक, एज फार द वेस्टर्न वर्ल्ड वाज कंसर्न एंड इजराइल वाज कंसर्न, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बड़ा टेररिस्ट था और ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को लीड कर रहा था। इसलिए जब तक इजराइल का ताल्लुक है, उन्होंने तो बहुत बड़ी अचीवमेंट हासिल की है। 2006 से तैयारी कर रहे थे इसको खत्म करने के लिए, लेकिन 2006 से लेके अभी तक ये छुपा हुआ था, इसके पास पहुंच नहीं पाए थे। अनफॉर्चुनेटली नसरुल्लाह के लिए एक ईरान के मोल ने उसके बारे में इजराइल को पुख्ता इंफॉर्मेशन दी कि कौन सी जगह पर वो आएगा, किस समय आएगा, उसमें कितने लोग इकट्ठे हो रहे हैं, कौन कौन के लड़ाके इकट्ठे हो रहे हैं। तो इजराइल ने तकरीबन 85 टन बॉम्ब लोड गिराया उस जगह के ऊपर और वो बंकर बस्टर बॉम्ब थे जिनको गिराया गया। जी मेजर जनरल, हम समझ सकते हैं कि इजराइल अगर आर पार की लड़ाई कर रहा है, जिस तरह पेजरों का फटना है या उसके इंटेलिजेंस को जिस लेवल पर उसने एक्टिवेट किया है, तो वो एक तरीके से पूरी तरह से हिजबुल्लाह का खात्मा करने, और अब हम देख रहे हैं कि ईरान और इजराइल किस तरीके से आमने सामने, अमेरिका का कितना खुला समर्थन या सपोर्ट है। संजीव जी, मैं जो समझना चाह रहा हूँ वो ये कि हिजबुल्लाह को आतंकी कहा ही जाता है कि हिजबुल्लाह एक आतंकी संगठन है,
है, लेकिन लेबनान में उसकी अपनी एक अलग पकड़ थी। और हालांकि ये भी एक थ्योरी है कि लेबनान जो है वो खुद भी एक तरीके से आज़ाद हो पाएगा, क्योंकि वो ठीक वैसे ही काबिज था जैसे तालिबान अफगानिस्तान पर काबिज है, बिल्कुल उसी अंदाज में हिजबुल्लाह काबिज था। थोड़ा सा समझाइए दर्शकों को ताकि एक समझ में आए कि हिजबुल्लाह और नसरल्लाह ये एग्जैक्टली क्या है। हम जब आतंकी कह देते हैं तो आमतौर पर भारतीय दर्शक या जिनको यहाँ का जिन्होंने आतंकवाद देखा है वो हिजबुल्लाह को ऐसा समझते हैं कि लश्कर तैयबा जैसी कोई ऑर्गेनाइजेशन होगी, जबकि हिजबुल्लाह ईरान के द्वारा ट्रेंड एक ज़्यादा बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका इजराइल से बहुत लंबा लड़ाई चलती रही है जिसकी। प्रवीण जी, सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि आज के वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में लड़ाई सिर्फ युद्ध के क्षेत्र में ही नहीं हो रही है, बल्कि एक बैटल ऑफ परसेप्शंस भी चल रहा है। और इस बैटल ऑफ परसेप्शन को भी जीतना सभ्य समाज के लिए, सिविलाइज्ड वर्ल्ड के लिए, डेमोक्रेटिक वर्ल्ड के लिए बहुत आवश्यक है। और इस संदर्भ में हिजबुल्लाह जैसा जो एक आतंकी संगठन है, इसके चरित्र को भी समझना और इसके बारे में कोई भ्रम न पालना ये बेहद आवश्यक है। देखिए प्रवीण जी, चाहे वो हमास हो, चाहे वो हिजबुल्लाह हो, चाहे वो हूती हो, ये सभी ईरानियन प्रॉक्सीज हैं और ये आतंकी संगठन। ईरान इन संगठनों के माध्यम से अपने जो रीजनल एम्बिशंस हैं उनको पूरा करने की कोशिशें करता रहा है, साजिशें रचता रहा। और ये जो आतंकी संगठन है हमास ने, वो आपने देखा कि 7 अक्टूबर को इजराइल के ऊपर जो उसने हमला किया, उसके पीछे सोच ये थी और जिसे समझना बेहद आवश्यक है कि इजराइल की जो सुन्नी अरब वर्ल्ड से, जो सुन्नी मुस्लिम्स जो अरब वर्ल्ड हैं, सऊदी अरबिया, यूएई, बहरीन इत्यादि, उनके साथ जो इजराइल की शांति वार्ता चल रही थी, जो वो इजराइल को एक एक करके एक रिकॉग्नाइज करते जा रहे थे, जो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया जिसको हम कहते हैं चल रही थी, रीजनल इंटीग्रेशन की जो प्रक्रिया इजराइल की अरब राष्ट्रों के साथ चल रही थी, उसको ये आतंकी संगठन तोड़ना चाहता था। और उस नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को तोड़ने के लिए सभ्यताओं के बीच में टकराव को बढ़ाने की इतनी बड़ी साजिश हमास ने रची। और हमास जो कि 2007 से गाजा पर शासन कर रहा था, इतने लंबे समय तक इजराइल ने उसके साथ एकोमोडेट किया, उसको तरह तरीके से सुविधाएं भी प्रोवाइड कराई जाती रही, इजराइल ने तरह तरह के फैसिलिटीज भी प्रोवाइड कराई थी ताकि हमास के साथ उसका जो एक तारतम्य, एक किसी तरीके का मैनेजमेंट बना रहे। लेकिन उन सारे फैसिलिटेशंस को, उन सारी मदद को हमास ने दरकिनार करते हुए 7 अक्टूबर को एक दिन ही 1200 से भी ज्यादा लोगों की बर्बर हत्याएं कर दी थी। यहाँ तक कि बच्चों को नहीं छोड़ा गया, व्हील चेयर पर बैठे हुए बुजुर्गों की हत्याएं की गई थी। कई 100 लोगों को उसने बंधक बना के भी वो ले गया। आज भी वो लोग जो है बंधक वहां पे मौजूद हैं। और ये जो हमास के पीछे, हमास की जो सोच ये थी कि इस तरीके का जब हमला वो इजराइल के ऊपर करेंगे तो पूरे जो इजराइल का जो नॉर्मलाइजेशन की जो बातचीत चल रही है अरब राष्ट्रों के साथ, वो टूट जाएगी, इजराइल आइसोलेट होगा। और इजराइल जब उसे रिस्पॉन्ड करेगा तो पूरे मिडिल ईस्ट रीजन में यहूदी और मुस्लिम्स के बीच में एक युद्ध छिड़ जाएगा और इजराइल का रीजनल इंटीग्रेशन नहीं हो पाएगा। और जो अन्य जो इनिशिएटिव चल रहे थे, चाहे वो I2U2, इंडिया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इजराइल यूएई, या इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर का जो इनिशिएटिव है, वो सब टूट जाएगा। और ये जो क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन को, इसको मैं कहता हूं कि जो सभ्यताओं के बीच में टकराव को बढ़ाने की ये सोच थी। और ये जो क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन की विचारधारा है, ये आतंकी विचारधारा है। कोई भी ऐसा संगठन जो कि क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन को बढ़ाने की साजिश रचता है, वो आतंकी संगठन, उसे जाना जाना चाहिए। जहां तक हिजबुल्लाह की बात है, मैं अंत में ये इसमें कहूंगा, हिजबुल्लाह ने 7 अक्टूबर के बाद से लगातार इजराइल को टारगेट करने की कोशिश की। और हिजबुल्लाह का ये जो हमला है, वो जो इजराइल के ऊपर वो लगातार करता रहा, वो हमास जैसे आतंकी संगठन के समर्थन में वो कर रहा था। हिजबुल्लाह ने लगातार जो है इजराइल एक बात तो बहुत स्पष्ट हो गई संजीव जी, आपने जो जिस तरह से डिफाइन किया है डिटेलिंग में, उससे ये समझ में आ गया कि हिजबुल्लाह क्या कर रहा था। आपने उसे सीधे आतंकी संगठन कहने के बजाय आपने पहले समझा दिया कि आतंकी संगठन की एक परिभाषा इस तरह की हो सकती है, इसलिए हिजबुल्लाह को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, वो आतंकी संगठन था, ये कर रहा है। मेजर जनरल सहगल ने यह भी बता दिया कि इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने जो कुछ किया, जिस तरीके से अभी वो युद्ध को जिस तेज गति से आगे ले जा रहे हैं, उसमें कई मासूमों की जान गई है, इसकी भी निंदा हो। दो पहलू बड़े महत्वपूर्ण इस चर्चा में शुरुआती कमेंट्स में आए हैं। मौलाना साहब, ये जो सेंटिमेंट अभी भारत में देखने को मिल रहे हैं, राजनीतिक, अब क्योंकि चुनाव है,
चुनाव में कोई भी चीज़ बहुत सोच समझ कर की जाती है ना, इस चीज़ का असर होगा तब वो बयान दिया जाता है। और हम फिर लखनऊ में भी देख रहे हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ जम्मू कश्मीर तक इसका इम्पैक्ट हो। तो क्या मुस्लिम समाज में ये पूरे घटना का, नसरल्ला को मार गिराए जाने के बाद में कोई सेंटिमेंट जनरेट होते हैं क्या? देखिए, मैं आपसे अर्ज करूं, बहुत अच्छा सवाल किया आपने कि हमारे जो पी.के. सहगल साहब हैं और पवन सिन्हा साहब ने जो अपनी बातें रखी, मैं इन बातों से सहमत नहीं हूं। आप सुन रहे हैं? संजीव जी ने रखी, पवन जी तो अभी बोले ही नहीं है। हाँ, संजीव श्रीवास जी बोलिए। जी। तो ये मैं इनकी बातों से सहमत नहीं हूं और इत्तेफाक नहीं रखता हूं। उसकी वजह यह है, मुझे ये बताइए, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि जो हमारे यहाँ, हमारे मुल्क में आज़ादी से पहले जो मुजाहिदीन लड़ रहे थे अंग्रेजों से, या फिर जो कारगिल का युद्ध हुआ, कारगिल के युद्ध में जो हमारी फौज और हमारे लोग जो कारगिल पर कब्जा करने वालों से लड़ रहे थे, हम उन्हें आतंकवादी और दहशतगर्द नहीं कह सकते, वो मुजाहिदीन हैं। मसला ये है कि इसराइल बनने के बाद, इसराइली रियासत कायम होने के बाद उन्होंने चारों तरफ कब्जा किया और उसी तरह से उन्होंने लुबनान की जमीन पर भी कब्जा किया। और ये जो हिजबुल्लाह बना था 82 में या 83 में, ये सिर्फ इसी वजह से बना था कि ये जद्दोजहद करके अपनी जमीन को वापस लें। और ये जो नसरुल्ला हैं, सैयद हसन नसरुल्लाह, इनका सबसे बड़ा कारनामा ये था कि इन्होंने कभी भी दहशतगर्दाना हमलों की तायद नहीं की, बल्कि जो उसके खिलाफ थे कि अवाम के ऊपर हमला किया जाए, लोगों के ऊपर हमला किया जाए, पब्लिक के ऊपर हमला किया जाए, इन्होंने जब भी हमले का हुक्म दिया अपने हिजबुल्लाह को और अपने संगठन को, इन्होंने कहा IDF के ठिकानों पर और IDF के जो मराकिज हैं उनके ऊपर हमला किया जाए। लिहाजा इन्हें आतंकी संगठन नहीं कहा जा सकता। हाँ, उसके बरक्स दूसरा पहलू यह है कि इसराइलियों ने जब भी हमले किए हैं तो अवाम के ऊपर, शहरों के ऊपर, मजलूमों के ऊपर हमले किए। आप देखिए, हमास के हमले से मुत्तफिक नहीं है, लेकिन हमास के उस 7 अक्टूबर के हमले के बाद, 23 के हमले के बाद, जो इसराइल ने पूरी दुनिया जिसको देख रही है, जिस तरह से बच्चों के ऊपर, हॉस्पिटल्स के ऊपर, स्कूलों के ऊपर, कॉलेजेस के ऊपर जिस तरह से बम बरसाए हैं, जिस तरह से आग बरसाई है, उसको आप क्या कहेंगे? उसको क्या कह सकते हैं? वो तो कहा सहगल, मेरा एक छोटा सा छोटी सी बात को मैं जोड़ना आप ही की बात में जोड़ना चाहता। वैसे तो वो सहगल साहब ने कह ही दिया कि जो हुआ इजराइल की तरफ से उसकी भी निंदा हो रही। खैर, मेरे 2 सवाल आपसे इसमें काउंटर क्वेश्चन है। प्रोफेसर, आप इतने सब सीनियर पैनलिस्ट बैठे हैं, उसमें मैं क्या कहूँ, लेकिन यही बात जो है वो लश्कर तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन जैसे संगठन भी कहते हैं जब वो कश्मीर में आतंकियों की फौज तैयार करते हैं और यहाँ पर भेजते हैं, जो बात आपने कही। दूसरा, हमास वाली बात अभी कही थी, हमास ने जो सिविलियंस पर अटैक किया था, व्हील चेयर पर बैठे लोग हों, बच्चे हों, इनको नहीं छोड़ा, और हिजबुल्लाह ने उसका सपोर्ट किया था, ये हम सब जानते हैं। ये 2 चीज़ें वो हैं जो आपने अभी बातें कही, उनसे इतर हिजबुल्लाह की एक तस्वीर को दिखाती हैं। हिजबुल्लाह ने जो सपोर्ट किया था वो उनका उस हमले का सपोर्ट नहीं किया था। उसके बाद जो इसराइल ने निहत्थे मजलूमों के ऊपर हमला किया है, घर उजाड़ दिए, पूरी बस्तियां उजाड़ दी हैं, लाखों लोग आज भी रफा बॉर्डर के करीब पड़े हुए हैं, जिनके पास खाना नहीं है, जिसके पास पानी नहीं है, घास खाने के ऊपर मजबूर है वहां के बच्चे। हिजबुल्लाह हमेशा उनका सपोर्ट करते रहे। और मैं एक बात और आपके सामने अर्ज करूं, देखिए, एक रेड लाइन थी हसन नसरुल्लाह साहब की, वो अब शहीद हो गए, इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी एक रेड लाइन थी, वो कहते थे हमें ज्यादा सख्त हमले नहीं करना है क्योंकि हम नहीं चाहते कि लुबनान तबाह हो उनकी हवाई स्ट्राइक के नतीजे में। लेकिन अब जो ये खालिद नईम साहब, ये जो नईम कासिम साहब नए सरबराह बने हैं और नए सुप्रीम लीडर बन के आए हैं, अबूरी तौर पर ही सही, इनकी एक किताब मैंने पढ़ी थी, हिजबुल्लाह, बहुत पहले। उस किताब में इन्होंने लिखा था कि इसराइल के शहरियों पर भी बाकायदा तौर पर उसी तरह के हमले करना चाहिए जिस तरह के वो हमले कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से अगर आलमी बरादरी ने, यूएनओ ने और तमाम मुमालिक ने, खुसूसन हमारा मुल्क जो बहुत बड़ा मुल्क है और एक हैसियत रखता है, हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसमें मुदाखलत करके इस जंग को फौरी तौर पर नहीं ठीक है, ये थोड़ा सा बड़ा मुद्दा है, इसको आगे ले जाऊंगा। लेकिन मैं मतलब अभी मैं तो अपने पढ़ने के लिए, क्योंकि मुझे भी इस सब विषय पर जानकारी लेनी चाहिए थी, मैं ये रिकमेंड करूंगा। हालांकि ये रविवार का है, संडे एक्सप्रेस में है, इंडियन एक्सप्रेस में सुभाजीत रॉय ने बड़ा बहुत विस्तार से नसरल्ला के बारे में, हिजबुल्लाह के बारे में लिखा है, उसको पढ़ना चाहिए, बहुत सारी रिसर्च है उसमें। आप जो बातें कह रहे हैं वो सेंटिमेंटल ज़्यादा लग रही हैं मौलाना साहब, उसको और समझूंगा, समय रहेगा हमारे पास। लेकिन प्रोफेसर सिन्हा, आपने सुना, मैं इसमें कुछ
सोच नहीं ऐड ऑन करना चाहता हूं, इस सोच के बारे में मैं बताना चाहता हूं, इसको बड़ा बैलेंस तरीके से हम कैसे देखें। देखिए, बड़ी सीधी सी बात है कि हम अपने फौज के लिए कभी नहीं बोले, वहां कितने ही लोगों का बलिदान हुआ उसके लिए हमने कभी रैलियां रद्द नहीं की। हम अपने लोगों के लिए कभी नहीं बोले जिन लोगों ने बड़े बलिदान दिए। तो अब एक बलिदान लेबनान में हो रहा है और वो भी एक ऐसे व्यक्ति का बलिदान हुआ। मैं उसकी प्रशंसा नहीं करता, मैं जनरल सहगल की लाइन पे ही चलूंगा यहाँ पर। मैं उसकी निंदा करता हूँ कि ये सब युद्ध होने ही नहीं चाहिए थे, इस तरीके से अटैक होना ही नहीं चाहिए था। कारपेट बॉम्बिंग का मैं हमेशा से सख्त विरोधी रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर ये जरूर देखना होगा कि ये संगठन था तो था किस प्रकार का संगठन। इस संगठन ने कभी भी आतंकी हमलों का विरोध नहीं किया, इसे हम एक शांतिपूर्ण संगठन नहीं मान सकते। खैर, लोगों का अपना अपना जुड़ाव होता है, मैं उस जुड़ाव के विरुद्ध नहीं जाता, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा आऊंगा मौलाना साहब, आप भारत के लिए बोलना शुरू कीजिए। भारत के लिए यदि हम नहीं बोलेंगे तो हमारा नाम डेफिनेटली खराब होगा। प्रोफेसर पवन सिन्हा, बहुत संक्षिप्त आपका कमेंट ले पाया था ब्रेक से पहले। मैं एक चीज जानना भी चाह रहा था आपसे, मैं काउंटर क्वेश्चन कर नहीं पाया उस समय पर। ये जो सेंटीमेंट है, यानी जैसा मैंने मौलाना साहब से भी पूछा, कोई तो वजह होती होगी जिसकी वजह से इस मुद्दे को इतना इस्तेमाल किया जाता है, इस बारे में इतनी बात की जाती है। और ये किस तरह का, क्योंकि हम देखते हैं कि एक देश की बात होती है, फिर एक बात होती है विश्व के समस्त स्वधर्मियों की, जो एक ही धर्म के हैं, हम उसको मुस्लिम ब्रदरहुड के तौर पर जानते भी हैं अगर हम इस वर्तमान संदर्भ में बात करें तो ये दो चीज़ें और इसका इम्पैक्ट भारत की सियासत पर कितना पड़ता है, और ये आपको क्या चिंताजनक लगता है या स्वाभाविक लगता है? ये स्वाभाविक नहीं है, क्योंकि ये कुछ लीडरान द्वारा क्रिएटेड चीज है। बाकी तो 99% आम लोगों को पता भी नहीं है नसीरुल्लाह जी के बारे में, या हिजबुल क्या था इसके बारे में कुछ पता भी नहीं है, तो इसका कोई बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता। लेकिन एक ऐसी स्थिति इंटरनेशनल रिलेशन में क्रिएट करने की कोशिश की गई और पाकिस्तान के एटम बॉम्ब को उस वक्त इस्लामिक बॉम्ब का नाम दिया, उससे ये सारी चीज़ें बहुत तेज़ी से बढ़ती चली गई। और आज ये वो सपोर्ट पॉलिटिकल पार्टीज के लिए लेने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इनको हमदर्दी चाहिए और इनको धर्म के रास्ते हमदर्दी मिल सकती है। सबसे आसान तरीका वही है कि धर्म के रास्ते से हमदर्दी इनको मिल जाएगी। तो इसका इम्पैक्ट तो उन पर पड़ता ही है, कुछ ना कुछ लाभ तो मिलता ही है, लेकिन कोई बहुत मैसिव लाभ मिलेगा मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता, क्योंकि आम मुसलमान बहुत गंभीरता से इन चीज़ों को ले रहा है और सोच रहा है, और वो ये कह रहा है कि भाई वहाँ कुछ हुआ, यहाँ हम क्यों परेशान हो, सलमान रश्दी के साथ कुछ हुआ हम क्यों परेशान हो, तस्लीमा नसरीन के साथ कुछ हुआ हम यहाँ क्यों परेशान हो, तो वहाँ की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना के साथ कुछ हुआ बांग्लादेश में, हमारे लोग कट गए, वो इस तरीके से सोच रहा है। तो अब वो वक्त गया, वो दौर गया कि उम्मा का कोई बहुत बड़ा नतीजा इस हक में जाएगा, इस फेवर में जाएगा। ठीक है, कुछ लोग अपनी बात करना चाहें वो ज़रूर कर सकते हैं, इज़राइल को बदनाम करना चाहें बिल्कुल कर सकते हैं, कहीं धरना प्रदर्शन करना चाहें बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन फिर ये ज़रूर प्रश्न करेंगे, मुस्लिम्स भी करेंगे और हम भी करेंगे, कि जब हमारे लोग जो वर्दी पहन के लड़ते हैं जब वो मारे जाते हैं तो उनके लिए ये हमदर्दी क्यों नहीं पनपती और रैलियां रद्द क्यों नहीं होती। ठीक है मौलाना साहब, सीधा सवाल आपके लिए, मैं बीच में आता ही नहीं उसमें। देखिए, मैं आपसे अर्ज करूं कि जो हमारे यहाँ कुर्बानियां दी गई हैं, जो शहादतें पेश की गई हैं मुल्क को बचाने के लिए और सरहद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, हम लोगों ने हमेशा उनको भी खराज अकीदत पेश किया है, उनका साथ दिया है। कारगिल की जंग उसके सिलसिले में सबसे बड़ी दलील है कि कारगिल के रहने वाले शिया मुसलमानों ने किस तरह से फौज का साथ दिया था। अब आ जाइए, बात हो रही है इस वक्त हिजबुल्लाह की, तो हिजबुल्लाह के बारे में मैं बताना चाहता हूँ। देखिए, हम अलकायदा को कंडम करते हैं, हम तालिबान को कंडम करते हैं, हम पाकिस्तानी दहशतगर्दी को कंडम करते हैं, जितने भी दहशतगर्द ग्रुप हैं, जितने भी टेररिस्ट हैं, हम सबको कंडम करते हैं।
लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम हर एक को दहशतगर्द मान लें। हिजबुल्लाह एक समाजी तंजीम है, जिनके हॉस्पिटल मौजूद हैं, जिनके स्कूल मौजूद हैं, जिनके कॉलेजेस मौजूद हैं, और एक उन्होंने बहुत वर्क किया है लुबनान की तामीर में, लुबनान को बनाने में। और ये जो हिजबुल्लाह की यूनिट है जो जद्दोजहद करती रही, मुजाहिमत करती रही, ये सिर्फ इस वजह से बनी थी ताकि वो जो मुल्क पर कब्जा किया गया है और उनकी जमीन पर कब्जा किया गया है उसका तहफ्फुज किया जाए। जो हमारे सेंटिमेंट हैं वो सिर्फ इस वजह से हैं कि आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ बिल्कुल साफ है, आप बोलिए। हेलो, बात पूरी करें अपनी। हाँ, जो हमारे जज्बात हैं ये इस वजह से हैं कि एक तो वो मजलूमों के लिए लड़ते रहे, दूसरी बात यह है कि उन्होंने कभी भी सिविलियंस पर हमले नहीं किए, तीसरी बात यह है कि ISIS जैसा संगठन जो दुनिया में एक दहशत फैलाना चाहता था और किस तरह से उसने कत्ल बर्बरियत का पूरा बाजार सजाया था और किस तरह से लोगों को कत्ल कर रहा था, इराक पर और सीरिया पर कब्जा करने के लिए उन्होंने एक तहरीक चलाई। ठीक है, मैं समझ गया। आप ये बाकी दहशतगर्द संगठनों के मुकाबिल हिजबुल्लाह को रखकर बता रहे हैं कि हिजबुल्लाह कैसे अलग है और कैसे दहशतगर्द संगठन होते हैं, ये आपने थोड़ा स्पेसिफाई किया। संजीव जी ने कई बातें हिजबुल्लाह के विषय में रखी थी। संजीव जी, अभी आपने मौलाना साहब की बातों को सुना है, अब मैं चाहूंगा कि एक पर्याप्त विषय है कि हिजबुल्लाह के इस दूसरे पक्ष को भी देखते हुए बात को समझें। ठीक है, ठीक है, दूसरे पक्ष को भी देखते हुए अब संजीव जी क्या कहते हैं सुनते हैं। देखिए प्रवीण जी, मैंने मौलाना साहब की जो बात को सुना और इस संदर्भ में मैं उनके सामने ये तथ्य रखना चाहूंगा कि अभी हाल के समय में ही हिजबुल्लाह के द्वारा जो गोलान हाइट्स हैं वहां पर स्टेडियम पर मिसाइल्स के माध्यम से बड़ा हमला किया गया। उसमें उस स्टेडियम में खेल रहे करीब 10 से 12 बच्चों की मृत्यु हुई और उसी तरीके के जो हमले हैं वो इजराइल के अनेक शहरों पर हिजबुल्लाह के द्वारा रॉकेट्स के माध्यम से, मिसाइल्स के माध्यम से, ड्रोन्स के माध्यम से किए जाते रहे। हिजबुल्लाह ने न सिर्फ हमले किए जिसमें कि सिविलियंस मारे गए, बल्कि हिजबुल्लाह ने इजराइल को तरह तरीके से भयाक्रांत करने की भी कोशिश की। अभी ये जो हसन नसरुल्लाह हैं, ये समय समय पर टेलीविजन चैनल्स पर आकर के और ये टेलीवाइज्ड एड्रेस के माध्यम से इजराइल को लगातार धमकियां दिया करते थे। और जब इजराइल के द्वारा हमास के विरुद्ध जो युद्ध लड़ा जा रहा था, उस युद्ध से इजराइल को डाइवर्ट करने के लिए, डिस्ट्रैक्ट करने के लिए हमास के समर्थन में हिजबुल्लाह की तरफ से 7 अक्टूबर के बाद से लगातार हमले किए गए। तो ये कहना कि हिजबुल्लाह सिविलियंस को टारगेट नहीं कर रहा था, ये मेरे ख्याल से तथ्य बिल्कुल सही नहीं है। और इसके प्रमाण मौजूद हैं कि किस तरीके से हिजबुल्लाह के हमलों में अनेक बच्चे मारे गए। और हिजबुल्लाह का अगर मैं थोड़ा सा इतिहास देखूं तो बैरूत में 1982 में जो US के एम्बेसी पर जो हमला हुआ था उसमें बड़ी संख्या में लोग मारे गए थे, वो हिजबुल्लाह नहीं कराया था। हिजबुल्लाह प्लेन्स की हाईजैकिंग में शामिल रहा है। हिजबुल्लाह की तरफ से इजराइल को समय समय पर हिट करने की कोशिश की जाती रही है, चाहे हम सीधा हमला करके हो, सुसाइड बॉम्बिंग्स के माध्यम से हो, अनेक तरीके से उसको ब्लैकमेल करने की और लगातार धमकियां तो वो हर समय पे लगातार वो देते रहते थे। तो ये जो पूरी जो है उनका जो कैरेक्टर जो उभर करके सामने आया, उससे कहीं से भी ऐसा नहीं लगता कि वो शांति के समर्थक थे, स्कूल चलाते थे, हॉस्पिटल चलाते थे। स्कूल और हॉस्पिटल तो हमास भी चलाता था। ये जो हाफिज सईद है पाकिस्तान में बैठा हुआ, वो भी स्कूल और हॉस्पिटल चलाने की बात करता है। तो ये इस आधार पर किसी आतंकी संगठन को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता कि वो स्कूल और हॉस्पिटल चलाता है, इस वजह से वो आतंकी किया जा सकता। उसके वास्तविक कृत्यों को अगर आप देखें तो हिजबुल्लाह ने अनेक ऐसी घटनाएं की थी और वो लगातार कर रहा था। और मैं यहाँ पर स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि जब इजराइल के द्वारा हमास के जो मुखिया इस्माइल हनिया को तेहरान में एलिमिनेट किया गया, उसके बाद से ईरान सीधा सीधा स्वयं से कोई हमला न करके वो हिजबुल्लाह के माध्यम से इजराइल पर बड़ा हमला करने की साजिश रच रहा था। और इजराइल इस बात को जानता था, आशंकित था कि ईरान स्वयं से तो हमला करेगा नहीं, लेकिन वो अपने प्रॉक्सीज के माध्यम से और हिजबुल्लाह जो कि इजराइल के साथ बॉर्डर शेयर करता है उसके माध्यम से वो बड़ा हमला कर सकता है। तो इजराइल ने जो प्री एम्प्टिव ऑपरेशन के तहत बड़ी कार्रवाइयां की और इजराइल के ऊपर, चाहे वो हिजबुल्लाह हो चाहे वो हुती हो, उसने लगातार हमले किए हैं। इराक और सीरिया में ऑपरेट कर रहे जो अन्य छोटे बड़े आतंकी संगठनों ने भी लगातार इजराइल को टारगेट करने की कोशिश की है ताकि इजराइल
हमास के विरुद्ध जो युद्ध वो कर रहा है उसको रोक दे। तो ये जो उनकी जो शर्त थी हिजबुल्लाह के मुखिया की कि इजराइल को जो हमास के विरुद्ध ऑपरेशन को रोकना होगा, और जाहिर है कि हमास ने जो कृत्य किया उसके खिलाफ जो इजराइल आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई लड़ रहा था उससे वो इजराइल को इंटरेस्टिंग। देखिए आप यहीं पर पैनल पर दो पहलू सामने, हालांकि मैं तो संजीव जी को इतने सालों से सुन रहा हूं, मेरे साथ बैठते भी रहे, मैं जानता हूं कि बड़े बैलेंस तरीके से बहुत फैक्चुअल बात वो करते हैं। वो कभी किसी मुसलसल गजा का लफ्ज इस्तेमाल किया है। गजा में जो मजलूम मारे जा रहे हैं, गजा में जो बच्चे मारे जा रहे हैं, गजा में जो औरतें मारी जा रही हैं, उनके बारे में आपने शायद बिल्कुल नहीं पढ़ा। नहीं बिल्कुल बात इसी पैनल पर बात हुई। मौलाना साहब मैं आऊंगा उस पे, मौलाना साहब उस पे सभी कंडेम कर रहे हैं, सभी ने कंडेम किया है, सभी ने, पूरे भारतवर्ष ने, भारत की सरकार ने, इस पैनल पर बैठे हर आदमी ने इसी चर्चा में पिछले आधे घंटे के दौरान, आप गौर से सुनिएगा, इस चर्चा का लिंक भेजेंगे, सभी ने कंडेम किया है। युद्ध में मासूमों का मारा जाना कहीं जस्टिफाइड नहीं, कोई भी दुनिया की कोई ताकत, हमारा मित्र, हम तो कभी इस स्वभाव के रहे नहीं यानी भारत, लेकिन कोई भी दुनिया में ऐसा करता है हम उसका समर्थन नहीं करें। मैं आऊंगा आपके पास में, आपने कुछ पहलू रखे थे उसके काउंटर रखे, मैं चाहूंगा उन बातों को एड्रेस करें, लेकिन प्रोफेसर सिन्हा कुछ जोड़ना चाह रहे थे तो उनकी बात को सुन लेते हैं। जी, जैसा कि अभी श्री संजीव श्रीवास्तव जी ने कहा, मैं उसमें दो फैक्ट्स और जोड़ना चाह रहा हूं बस, कि लेबनान और सीरिया में जो पेजर का और वॉकी टॉकी से जो धमाके हुए उसमें कौन मारा गया? सिविलियंस मारे गए। और ये किसने कराए? हिजबुल्लाह ने कराए। तो हम ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि हिजबुल्लाह जो है वह एक गैर आतंकी संगठन है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और दूसरी चीज़ यह है कि वो जब मौका मिलता है तो वो सिविलियंस पे अटैक करता है। और तीसरी चीज़ मैं यह कहूँगा कि 20 मिनट तक इजराइल पे सबसे पहले बमबारी किसने की, जिसमें इजराइल के कितने ही लोग मारे गए, उसका कोई जिक्र हमने नहीं किया। खैर, मैं उस लफड़े में इसलिए भी नहीं पढ़ना चाहता कि मेरा मुल्क भारत है और मुझे भारत की शान से मतलब है, वो रौनक उसमें रहनी चाहिए। लेकिन मैं इंटरनेशनल रिलेशन का विद्यार्थी होने के नाते ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो फर्स्ट अटैक हुआ था वो किसने किया था, बाकी सब तो रिटेलिएशन था। संजीव जी ने एक और महत्वपूर्ण इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में ही कही थी कि आसपास के जो सुन्नी बहुल देश थे उनके साथ जो पीस ट्रीटी या बातचीत चल रही थी उस वार्ता को भी बाधित करना चाहता था, वो भी एक बहुत बड़ा फैक्ट है। हालांकि यहाँ पे भी देखिए शिया सुन्नी, और जब मौलाना साहब ने भी बात करी तो उन्होंने करगिल के शिया ये शब्द का इस्तेमाल, मैं गौर से सुन रहा था, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा उसमें टोका टोकी नहीं करता क्योंकि ये मैं इस विषय का बहुत अच्छा जानकार नहीं हूं। मैं आपके पास आऊं मौलाना साहब, उससे पहले सहगल साहब एक टिप्पणी आपकी इसलिए ज़रूर है क्योंकि आप इतने वर्षों से इन विषयों पर बोलते रहे। हिजबुल्लाह आतंकी संगठन था या नहीं था, भारत के नज़रिए से बताइए। देखो, हिंदुस्तान ने जब हमास ने युद्ध किया, हिंदुस्तान ने साफ तौर पे कंडेम किया और बड़े पैमाने पर इंडिया ने इसराइल का सपोर्ट किया। लेकिन 3 दिन के अंदर विदिन 72 आवर्स हमने अपने स्टैंड को मॉडरेट किया और हमने साफ तौर पे कहा कि पीस के लिए बड़ा लाजमी है कि 2 स्टेट पॉलिसी को अख्तियार किया जाए। और हिंदुस्तान तभी से यही कह रहा है कि 2 स्टेट की बड़ा लाजमी है कि 2 स्टेट्स को रखा जाए। हिंदुस्तान साफ तौर पे इसराइल को भी कह रहा है कि आज का युद्ध जो है, माहौल जो है, युग जो है, लड़ाई का युग नहीं है जी। डिप्लोमेसी और डायलॉग के माध्यम से ही इसका कोई हल निकाला जाएगा। लेकिन जहाँ तक इंडिया का ताल्लुक है, इंडिया हैज बीन लुकिंग एट हिजबुल्लाह एज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन ग्लोबल साउथ जो है, जिसका इंडिया लीडर है, ग्लोबल साउथ में बड़े पैमाने पर इससे सहमत नहीं है। ग्लोबल साउथ साफ तौर पे कह रहे हैं कि हिजबुल्लाह जो है वो पैलेस्टीनियंस। अच्छा, मुझे ये बताइए, भारत ने इसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर क्यों आइडेंटिफाई कर रखा, ताकि इस चर्चा को हम थोड़ा सा और मौलाना साहब के साथ आगे बढ़ाएंगे। भारत ने कभी भी इसको ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं किया एज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि जैसे कि यूनाइटेड नेशंस में भारत बार बार कहता रहा है कि टेररिज्म को डिफाइन किया जाए और टेररिस्ट को डिफाइन किया जाए। आज तक कोई एक किस्म से यूनानिमस डिसीजन ही नहीं हुई, डेफिनेशन ही नहीं हुई। तो हिंदुस्तान ने कभी नहीं कहा कि ये वास्तव में एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। उन्होंने कहा जिस माफी की कार्रवाइयां कर रही है, इस माफी की तमाम कार्रवाइयां जो है, जो दहशतगर्दी को रिफ्लेक्ट करती है, उनके हम खिलाफ हैं। मौलाना साहब, आपने सुना, देखिए पैनल पर सब लोगों ने बड़ा बैलेंस व्यू रखा है अभी तक। मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा ये एक मेरे पूरी चर्चा के बाद एक सवाल मेरे जहन में आता है। भारत एक ऐसा देश है जिसके पास अपने आदर्श मौजूद हैं।
क्यों कर हमें ज़रूरत पड़े कि हम अपने आदर्श और शहीद किसी अन्य दे। ऐसे दुनिया में कई जगहों पर कई ऑर्गेनाइजेशंस चल रही हैं, लेकिन हिजबुल्लाह के किसी व्यक्ति को, किसी भी तरह की वो ऑर्गेनाइजेशन हो, किसी भी तरह, और जैसा सहगल साहब ने बता ही दिया ब्रेक से पहले कि उसके जिस तरह का मॉडस ऑपरेंडी रही, काम करने का तरीका रहा, भारत ने उसको चिन्हित किया, हालांकि ऑफिशियली नहीं, लेकिन फिर भी उसके तौर तरीकों से हम इत्तेफाक नहीं रखते। ऐसा कोई भी व्यक्ति मारा जाए उसको शहीद का दर्जा देना, यहाँ सिंपैथी रखना एक नए आदर्श को प्रस्तुत करता है। इसकी आवश्यकता है कि हमारे पास पर्याप्त आदर्श हैं हमारे, और मुस्लिम युवाओं के लिए, चाहे वो शिया हों या किसी भी धर्म मत को मानने वाले, उनके लिए पर्याप्त हमारे पास उदाहरण हैं, आदर्श हैं। हम क्यों बाहर जाते हैं? देखिए, मैं आपके सामने अर्ज करूं, वो ठीक है, हमारे पास आइडियल पर्सनालिटीज मौजूद हैं। यहाँ एक दौर वो भी था कि जब आज़ादी की लड़ाई में दिल्ली से पेशावर तक 10,000 उलमा को फांसी दी गई थी, दरख्तों पर लटकाया गया था, वो सब शहीद हुए थे, सबने बराबर से लहू दिया है इस मुल्क के लिए, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, चाहे सिख हो, सभी लोगों ने कुर्बानियां दी तो सब। लेकिन दुनिया में कहीं भी अगर लहू बहता है, इंसानियत के ऊपर जुल्म होता है, और कहीं भी बच्चों को और बेगुनाह औरतों को और बुजुर्गों को मारा जाता है, इंसानियत को कुचला जाता है, तो हर इंसान की जिम्मेदारी है कि वो उसके खिलाफ सवाए एहतजाज बुलंद करे। मुझे ये बताइए, यूएनओ से मुसलसल बयानात आते हैं, अमेरिका मुसलसल बयानात देता है, अमेरिका के प्रेसिडेंट बयानात देते हैं इसराइल के खिलाफ कि जंग रोक दो, मत जुल्म करो, मत मारो, लेकिन उसके बावजूद वो $8 अरब की मदद भी दे देते हैं। हिजबुल्लाह का जो मामला है, मैं आपके सामने अर्ज करूं, वो मिडिल ईस्ट के लिए और अरब वर्ल्ड के लिए वो एक आदर्श इस वजह से है कि वो अपने मुल्क की जमीन की हिफाजत के लिए मुसलसल मुजाहिमत और जद्दोजहद कर रहे हैं। इस वजह से उनको अरब ममालिक के लोग मानते हैं। हम जो मानते हैं, हम इस वजह से कि उन्होंने ISIS जैसे संगठन को खत्म करने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया था, और उसके अलावा जब इराक में हमारे मुल्क की नर्सें, वहाँ ISIS वालों ने उनको गिरफ्तार कर लिया था, उन्हें बंधक बना लिया था, उनको छुड़ाने में भी हिजबुल्लाह का उस जमाने में रोल रहा था। उसके अलावा देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारे तीर्थ स्थल हैं, चाहे वो करबला मोहल्ला हो इराक में, या फिर सीरिया में जनाब ज़ैनब का रोजा हो, उनको बचाने में और उनके तहफ़्फ़ुज़ करने में ISIS जैसे संगठन से उसकी हिफाजत करने में इन्होंने बहुत बड़ा रोल प्ले किया था। लिहाजा जितने भी मुसलमान हैं, मुसलमान ही नहीं बल्कि इंसानियत का दिल जो लोग रखते हैं, आप पूरी दुनिया में इस वक्त जो प्रतिक्रिया आ रही है, जिस तरह से बयानात आ रहे हैं, और जिस तरह से आलमी मीडिया पर जिस तरह से खबरें आ रही हैं, आप उनको उठा के देख लीजिए। कहीं ना कहीं देखिए, आपको ये तो मानना ही पड़ेगा कि इसराइल को गलत तरीके से वहां पर मुसल्लत किया गया, यहूदियों को, और गलत तरह से उस रियासत को बनाया गया, और फिलिस्तीनियों की जमीन छीन के फिलिस्तीनियों ने तो उन्हें पनाह देने के लिए, वहां पर शरण देने के लिए अपना घर दिया था। ये तो मौलाना साहब, खैर इस पर मैंने बहुत डिटेल डिस्कशन, बहुत सारे एक्सप्लेनर्स, बहुत सारी चीजें चलाई हैं। जो आप कह रहे हैं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि खूब रहे। मैं बस एक छोटा सा सवाल, ताकि मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊं, मुझे इस सवाल का जवाब दें कि हमास ने जब इजराइल, ये सबकी शुरुआत जो हुई वर्तमान की, गजा पर जो हमले शुरू हुए, उसकी शुरुआत जो हुई थी वो इजराइल पर हमास के एक पैराग्लाइडिंग करते हुए, दीवारें तोड़ते हुए, समंदर के रास्ते एक आतंकी घटना के जरिए मासूमों को मारा गया था। वो आगाज था ये जो वर्तमान युद्ध चल रहा। हालांकि ये लड़ाई बहुत पुरानी है। उसका किसी ने सपोर्ट नहीं किया, नहीं विरोध नहीं किया था। मैं यही कह रहा हूं, आपने कहा कहीं भी लहू बहता है बच्चों का, मासूमों का, तो विरोध होता। मेरा सवाल उल्टा था कि उसका विरोध तब नहीं हुआ था जैसे अभी हिजबुल्लाह का हो रहा है। निहत्ते लोग कहीं भी मारे जाएं, मजलूम कहीं भी मारे नहीं जाएं, हुआ। लेकिन आप नसरुल्लाह साहब, इस पर हम कभी और भी चर्चा करेंगे कि क्या एक भी कटिंग, एक भी आपको ऐसा कवरेज मिलता है जहां पर आप लोग सामने आए और आपने उसका विरोध किया था। ये बड़ा एक पहलू है जो बताता है कि आपका सिलेक्टिव है परसेप्शन इस पर। ये उस दौर के अखबारात देखने के बाद पता चलेगा कि किस किसने उसके खिलाफ मैं तो खैर मेरा तो काम ही यही है, मैं तो दिन भर उस खबर में बना रहता हूं। आज भी उस तरीक़ेकार का हम विरोध कर रहे हैं, अपनी जमीन को बचाने के लिए और तहफ़्फ़ुज़ के लिए जद्दोजहद। चलिए, मैं समझ गया, आपने कुछ पॉइंट रखे हैं। बहुत फटाफट शॉर्ट में संजीव जी, थोड़ा शॉर्ट में, क्योंकि समय संक्षिप्त रहेगा। मैं बाकी के दो मेहमानों का भी कमेंट, लेकिन कुछ बातें कहीं जो हिजबुल्लाह के एक दूसरे चेहरों को बताती हैं, आप बताएं संजीव जी, उस पर क्या कहना चाहेंगे? प्रवीण जी, मौलाना साहब अगर समय रहता है तो मैं आऊंगा, एक टिप्पणी लूंगा। संजीव जी, आप संक्षेप में अपनी बात बोलें। प्रवीण जी, कोई ऐसा संगठन जो कि विश्व में सभ्यताओं के बीच में टकराव को पैदा करने की साजिशें रचे,
ऐसे हमले करे कि जिससे कि जो विश्व में धर्मों और सभ्यताओं के बीच में युद्ध शुरू हो जाए, जो बातचीत की प्रक्रिया है वो टूट जाए, जो शांति का जो रास्ता है वो समाप्त हो जाए। ऐसा कोई भी कृत्य करने वाला कोई भी व्यक्ति या संगठन आतंकवादी है। और ये जो क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन की विचारधारा है वो एक आतंकी विचारधारा है। हिजबुल्लाह, मौलाना साहब ने तमाम बातें कही, लेकिन हिजबुल्लाह ने जिस तरीके से हमास का समर्थन किया और हमास के समर्थन में इजराइल को उसके आतंकवाद के विरुद्ध युद्ध से डिस्ट्रैक्ट करने के लिए लगातार वो हमले कर रहा था, बड़े हमले की साजिश रच रहा था। ऐसे में उसके द्वारा किया गया हर एक कृत्य आतंकी कृत्य ही है। और हमास और हिजबुल्लाह और हुती, ये सारे के सारे जो संगठन है, ये विश्व में क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन। ठीक है, आपने क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन कोई भी बातचीत को डिरेल करता है। प्रोफेसर सिन्हा, क्लोजिंग कमेंट आपका। देखिए, मैं बड़ा स्पष्ट इसमें वही बात रिपीटेडली कहूंगा कि दुनिया भर के लोग बलिदान देते हैं। मैं मुसलमानों के बलिदानों को कहीं कमतर नहीं आंकता, बहुत स्पष्ट बात बता रहा हूँ। मैंने कहीं किसी भी मंच पर इसका विरोध नहीं किया। लेकिन हिजबुल्लाह का जो मॉडस ऑपरेंडी है वो फॉल्टी है, और वो इतना ज़्यादा फॉल्टी है कि उसको आतंकवाद की श्रेणी में या आतंकवादी संगठन की श्रेणी में लाकर खड़ा करना ज़रूरी होगा। और इन्होंने भी जहां कभी मुस्लिम्स ने अटैक किया है ISIS के, चाहे तरीके से हो, चाहे उसका विरोध करते हुए वैसे नहीं दिखाई दे, बिल्कुल बलूचिस्तान का तरीका हो, वो वहां पर ये कभी कहीं नहीं बोले। इसलिए मैं इनको उतनी, मतलब ये कि एक पहलू तो बताया गया लेकिन एक दूसरा पहलू नहीं दिखाया गया। सहगल साहब, बहुत शॉर्ट में आपका क्लोजिंग कमेंट। देखो, हिंदुस्तान का साफ तौर पे कहता है कि हर प्रकार का आतंकवाद, चाहे वो हिजबुल्लाह के माध्यम से हो या हमास के माध्यम से हो या LET या जैश ए मोहम्मद या तालिबान के या अलकायदा या ISIS के बाद, हर प्रकार का जो आतंकवाद है उसके हम विरोध करते हैं। लेकिन जिस माफी की हवानियत इजराइल ने दर्शाई है 7 अक्टूबर के बाद में, उसका भी हिंदुस्तान विरोध करता है। ये इसी पहलू से शुरू किया था सहगल साहब ने, और इसी पर युद्ध कहीं भी हो, हम किसी तरह के युद्ध का समर्थन नहीं करते। हिजबुल्लाह को लेकर बहुत स्पष्ट है, संजीव जी ने तो बड़े स्पष्ट तरीके से बताया, जो बातों को डिरेल करे, या पवन सिन्हा जी ने मॉडस ऑपरेंडी की बात करी, ये सारी चीजें बताती कि लेकिन मौलाना साहब ने भी कई तर्क रखे हैं। उनका यह कहना है कि क्यों नसरुल्लाह को लेकर भारत में हमदर्दी शिया मुसलमानों में देखने को मिल रही है। चर्चा बहुत ही उपयोगी थी, बहुत सारे पहलू इसमें आए। और मौलाना साहब, चलते चलते आपका क्लोजिंग कमेंट फटाफट। जी, मैं ये अर्ज करना चाहता हूं, देखिए, हिजबुल्लाह को कभी भी हम तालिबान और अलकायदा और जैश ए मोहम्मद की श्रेणी में नहीं रख सकते। ये तो आपने कहा, ये तो बात आ गई, ये तो बात। अब दूसरी बात, जो बहुत जरूरी बात मैं कहना चाहता हूं, पंकज सिन्हा साहब ने एक बात कही थी कि पेजर अटैक हिजबुल्लाह ने कराया। नहीं, ठीक है, वो एक फैक्चुअल मिस्टेक थी, वो ठीक है, उसको करेक्ट कर देते हैं। वो IDF की तरफ से हुए थे और वो IDF ने उसको करवाया था। ठीक है, चैनल के माध्यम, ठीक है, उसको करेक्ट कर दिया आपने चलते चलते, कोई बात नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद मौलाना अजीम हुसैन साहब, मेजर जनरल सहगल आपका धन्यवाद, प्रोफेसर सिन्हा आपका धन्यवाद, संजीव श्रीवास्तव जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत का सवाल में आज चर्चा हिजबुल्लाह से हमदर्दी पर क्यों थी, और इस पर आपको दोनों ही पहलू जानने को मिले, क्योंकि शिया स्कॉलर भी हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने बताया क्यों हमदर्दी रखी हुई है, तो कई विशेषज्ञों ने बताया कि क्यों हिजबुल्लाह एक आतंकी ऑर्गेनाइजेशन है। भारत का सवाल में इतना ही, खबरें जारी हैं ब्रेक के बाद भी।